हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ सिंपल से और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। नोट कीजिए आप, ठीक है ना? नोट करिए आप। फर्स्ट एग्जाम्पल नोट करो मेरे बच्चे। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बोलते हैं। Given that mass of proton is 1.007825 AMU, mass of neutron 1.008665 AMU और हीलियम का मास दिया है AMU में बच्चे 4.0039 AMU। नोट कर लिया? ये कह रहा है हीलियम न्यूक्लियाई को मीन्स अल्फा पार्टिकल को ब्रेक होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी। तो हीलियम न्यूक्लियाई मीन्स हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। एक्चुअल में हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर मेरे बच्चे 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मेरे ख्याल से हीलियम न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो इस केस में पहले मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। थ्योरेटिकल मास में क्या आएगा? 2 प्रोटॉनों का मास प्लस 2 न्यूट्रॉनों का मास, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। सब्ट्रैक्ट कर दो किसका मास? हीलियम का मास। तो मास डिफेक्ट निकल आएगा 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। क्लियर है ये बात? तो मेरे बच्चे यहां देखिएगा, प्रोटॉनों का मास प्लस न्यूट्रॉनों का मास दोनों को ऐड कर लो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो हीलियम न्यूक्लियाई का मास। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, प्लस करके 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, दोनों को ऐड कर दो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और इसमें से माइनस करना है ये वैल्यू। नोट करते जाइए। तो मेरे बच्चे मास डिफेक्ट आ गया आपका हीलियम न्यूक्लियाई का कितना? 0.0290908 AMU, और ये मास डिफेक्ट AMU में है। इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो। मास डिफेक्ट AMU में है, 931 से मल्टीप्लाई करो, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल आएगी। डेल्टा एम मास डिफेक्ट इतने की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 931 का मल्टीप्लाई करो, रिक्वायर्ड एनर्जी निकलेगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एनर्जी आ रही है मेरे ख्याल से 27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, सिंपल है, एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, डायरेक्ट मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर एनर्जी का सीधा सीधा। 3 अल्फा पार्टिकल आर जॉइंट टू फॉर्म ए कार्बन 12 न्यूक्लियस, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड। क्वेश्चन में गिवन है एक अल्फा पार्टिकल का मास और कार्बन न्यूक्लियाई का मास। 3 हीलियम न्यूक्लियाई मिलकर के क्या बन गई? कार्बन 12 में कन्वर्ट हुए हैं। तो यहां पर रिक्वायर्ड एनर्जी पूछा है उसने, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड। तो 3 अल्फा पार्टिकल का मास जो है ना, मास डिफेक्ट निकालो पहले। 3 अल्फा पार्टिकल ज्वाइंट होकर के 6C कार्बन 12 में कन्वर्ट हुआ है। तो मास डिफेक्ट निकलेगा कैसे? 3 अल्फा पार्टिकल के मास में से कार्बन का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मास डिफेक्ट निकल आया। थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। थ्योरेटिकल मास 3 इंटू अल्फा पार्टिकल का एक का मास, एक अल्फा पार्टिकल का मास क्वेश्चन में गिवन है। कार्बन न्यूक्लियाई का मास गिवन है 12 AMU, इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मास डिफेक्ट निकल आएगा मेरे बच्चे। 3 का मल्टीप्लाई पहले इससे किया और इसमें से कार्बन 12 का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मास डिफेक्ट निकल आया AMU में। एनर्जी रिलीज्ड AMU में मास डिफेक्ट है ये, तो इसमें 931 का मल्टीप्लाई कर दो, तो रिलीज्ड एनर्जी निकल आएगी आपकी। क्लियर? अरे मेरे बच्चे डेल्टा एम की जगह पर ये वैल्यू लिख दो और इसमें 931 का मल्टीप्लाई करो, तो रिलीज्ड एनर्जी निकल आएगी हमारी 10.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। ये क्वेश्चंस बच्चों तभी समझ आएंगे जब आप खुद से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को।
एक और एग्जांपल नोट कर लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 12 न्यूक्लियस इज 7.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट and binding energy per nucleons of carbon 13 nucleus is 7.47 million electron volt. Then find the energy required to remove a neutron from carbon 13 nucleus. कार्बन 13 न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी पूछी है, गिवन है कार्बन 12 न्यूक्लियस के पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी और कार्बन 13 की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। तो चेक करो, कार्बन 13 से एक न्यूट्रॉन निकल गया तो कन्वर्ट हो गया कार्बन 12 में, कितनी एनर्जी रिलीज होगी देखो। कार्बन 13 में कितने न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियंस कितने हैं 13, और एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है 7.47, तो 13 न्यूक्लियंस की बाइंडिंग एनर्जी होगी 7.47 इंटू 13 न्यूक्लियंस माइनस कार्बन 12 के पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है और नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितनी है 12। इस एनर्जी में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल एनर्जी निकल आएगी मेरे बच्चे। न्यूट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी 4.95 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अरे भाई बाइंडिंग एनर्जी कार्बन 13 की ले लो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कार्बन 12 की, तो न्यूट्रॉन को कार्बन 13 में से न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी निकल आएगी। आप यहां तक बात क्लियर है? 100%। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, ये भी बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ए ड्यूटन ऑफ मास 2.0141 AMU, AMU को यू लिखते हैं बच्चों, ड्यूटन ऑफ मास 2.0141 AMU is absorbed by lithium nuclei of mass 6.0155 AMU। ये कह रहा है which disintegrates into 2 alpha particles each of mass 4.0026 AMU। Calculate energy carried by each alpha particle in joule। ये कह रहा है एक लिथियम एटम ने एक ड्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और लिथियम एटम न्यूक्लियाई ड्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके स्प्लिट हो गया किसमें, 2 अल्फा पार्टिकल। तो 2 अल्फा पार्टिकल जो बने हैं ना, हर एक अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी लेकर के जाएगा ये पूछा है। लिथियम के अंदर एक ड्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं 2 अल्फा पार्टिकल में। मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है, चेक कर लो ठीक से। तो इस प्रोसेस में मास डिफेक्ट कितना होगा, मास डिफेक्ट लिथियम का मास प्लस ड्यूट्रॉन का मास, इसमें से माइनस कर दो 2 अल्फा पार्टिकल का मास। ये लिथियम का मास क्वेश्चन में गिवन है, लिथियम का मास क्वेश्चन में गिवन है, ड्यूट्रॉन का मास क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 अल्फा पार्टिकल का मास 2 इंटू 1 अल्फा पार्टिकल का मास, ये गिवन है। मास डिफेक्ट आ गया एएमई में आपका। इस मास डिफेक्ट को आप एएमई में मास डिफेक्ट है तो इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी ये पता चल जाएगा। मास डिफेक्ट आया है आपका 0.0244 AMU, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, 931 का मल्टीप्लाई कर दिया तो रिलीज एनर्जी निकल आई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये। और वो क्वेश्चन में पूछा है जूल में एनर्जी पूछ रहा है, तो इस मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट ये आ रहा है। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10⁻13 से, तो एनर्जी किस में निकल आएगी, जूल में निकल आएगी। और ये एनर्जी निकल आई कितनी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे, करके देख लो, 36.4 इंटू 10⁻13 जूल आएगी एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है दोनों अल्फा पार्टिकल की। तो एक अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी ले जाएगा पूछा है, सो एनर्जी कैरिड बाई ईच अल्फा पार्टिकल, तो इसका हाफ कर दो, इतनी एनर्जी लेकर के जाएगा हर एक अल्फा पार्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए आप ये वाला,
नोट कर लीजिए आप, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान देंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूट्रॉन कॉमा प्रोटॉन फ्रॉम द कैल्शियम 42 न्यूक्लियस। कैल्शियम 42 न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, और कैल्शियम 42 से प्रोटॉन को रिमूव कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी। पहला पार्ट ये पूछा है उसने। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, वाई दीज एनर्जी आर डिफरेंट, मतलब न्यूट्रॉन को, कैल्शियम 42 से न्यूट्रॉन को सेपरेट करने में रिक्वायर्ड एनर्जी और कैल्शियम 42 से प्रोटॉन को सेपरेट करने में रिक्वायर्ड एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो डिफरेंट निकल करके आएंगी। तो ये पूछा है उसने, ये डिफरेंट वैल्यू क्यों है ये, ठीक। गिवन दैट मास ऑफ कैरियर कैल्शियम 42 एएमई में गिवन है, कैल्शियम 41 ये भी एएमई में गिवन है, कैल्शियम एटम से प्रोटॉन निकलने के बाद वो कन्वर्ट होगा पोटेशियम में, पोटेशियम 41 का मास क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, ये वैल्यू गिवन है। अब वो बात कर रहा है कैल्शियम 42 से न्यूट्रॉन को सेपरेट करो, तो न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी। तो कैल्शियम 42 से जब एक न्यूट्रॉन निकलेगा, तो देखो यहां पर मैंने लिखा है, ये रहा 20 कैल्शियम 42 से न्यूट्रॉन बाहर कर दो, मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो बदलेगा नहीं बच्चों, 20 और प्लस 0 तो कितना हो गया 20, ठीक है ना, ठीक है। मास नंबर सेम रहेगा, इधर कितना है 42, इधर कितना है 1 + 41, तो 20 कैल्शियम 41, इसका मतलब कैल्शियम का आइसोटोप बन गया। कैल्शियम 42 से एक न्यूट्रॉन निकल गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोटोप ऑफ कैल्शियम 41। मास डिफेक्ट कितना हुआ यहां पर, कैल्शियम 41 का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस कैल्शियम 42 का मास डिफेक्ट निकल आएगा यहां से। यहां तक क्लियर है भाई, कैल्शियम 41 का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो थ्योरेटिकल मास को, कैल्शियम 42 का मास, कैल्शियम 41 का मास क्वेश्चन में गिवन है, देख लो कैल्शियम 41 का मास ये रहा, न्यूट्रॉन का मास ये रखा हुआ है, न्यूट्रॉन का मास ये रहा, और कैल्शियम 42 का मास क्वेश्चन में गिवन होगा, देखो ये रहा, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, मास डिफेक्ट निकाल लो। कैल्शियम 42 से न्यूट्रॉन को सेपरेट करने में मास डिफेक्ट कितना होगा, ये तो न्यूट्रॉन का मास लिख दिया बच्चों, ये कैल्शियम 41 का लिख दिया है, और ये कैल्शियम 42 का लिख दिया है, इन दोनों को ऐड करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो इस वैल्यू को, करिए सॉल्व साथ साथ। इन दोनों को ऐड करके जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मास डिफेक्ट निकल के आएगा मेरे बच्चे 0.01231 एएमई, क्लियर। तो ये मास डिफेक्ट एएमई में आ गया। एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, इसके इक्विवेलेंट एनर्जी निकाल लो मेरे बच्चे, मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक ठीक है, नोट कर लिया। मास डिफेक्ट कितना है, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, 931 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक न्यूट्रॉन को कैल्शियम 42 से सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी 11.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। यहां तक बात क्लियर होगी। अब कैल्शियम 42 से प्रोटॉन को अगर रिमूव करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम 41 में। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कैल्शियम 42 मेक्स पोटेशियम आइसोटोप 19 पोटेशियम 41। चेक कर लो, देख लो, कैल्शियम 42 से एक प्रोटॉन निकला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम पोटेशियम में। चेक कर लो, यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है 20, एक हाइड्रोजन का ये रहा तो ये 1 + 19 20 हो गया। यहां पर मास नंबर कितना है 42, यहां पर देखो 1 + 41 42, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम का होता है। तो एक कैल्शियम न्यूक्लियाई से एक
प्रोटॉन इमिट हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैल्शियम 42 कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम 41 में। तो इस केस में मास डिफेक्ट क्या होगा, पोटेशियम का मास प्लस प्रोटॉन का मास और माइनस कर दो किसका, कैल्शियम 42 का मास। पोटेशियम और प्रोटॉन का मास दिया हुआ है यहां पर, देखो पोटेशियम का मास ये रहा और प्रोटॉन का मास ये रहा और कैल्शियम 42 का मास ये रहा। इन दोनों वैल्यू को हटाओ और यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रोटॉन का मास प्लस पोटेशियम 41 का मास माइनस कैल्शियम 42 का मास, इन दोनों मास को ऐड करो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कैल्शियम 42 का मास डिफेक्ट निकल आया। ये मास डिफेक्ट एएमई में है, इसमें 931 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके इक्विवेलेंट एनर्जी निकल आएगी। ये मास डिफेक्ट की वैल्यू मैंने यहां से हटा करके यहां रख दिया और ये एनर्जी का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो इतनी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी प्रोटॉन को कैल्शियम 42 से सेपरेट करने के लिए 10.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे ख्याल से ये वाली जो एनर्जी है ना, न्यूट्रॉन को सेपरेट करने से, न्यूट्रॉन को सेपरेट करने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी उससे कम है। न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा है और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए एनर्जी कम है। कारण उसका, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर अदर प्रोटॉन के द्वारा क्या होगा, रिपेल होगा, जबकि न्यूट्रॉन पर केवल न्यूक्लियर फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। इसलिए सेकंड पार्ट यही बोलना है। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने में जो एनर्जी आ रही है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो डिफरेंट क्यों है। उसका कारण है, हियर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए प्रोटॉन इज लेस देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन बिकॉज प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू अदर प्रोटॉन्स, सो प्रोटॉन हैज लेस बाइंडिंग एनर्जी वेयर एज न्यूट्रॉन एक्सपीरियंस ओनली न्यूक्लियर फोर्स, सो न्यूट्रॉन हैज मोर बाइंडिंग एनर्जी। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बच्चों, ठीक है। हम आगे की बात कर रहे हैं बच्चों, देखो हाउ मच मास ऑफ यूरेनियम 235 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पावर ऑफ 1 मेगावाट सफिशिएंट फॉर 1 ईयर इफ फिजन ऑफ इट्स 1 न्यूक्लियस रिलीज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एंड 100% एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पावर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसकी पावर बता रहा है 1 मेगावाट, तो 1 ईयर में कितना यूरेनियम 235 यूज होगा, उसका मास क्या होगा। जबकि एक यूरेनियम न्यूक्लियाई के फिजन से जो एनर्जी रिलीज होती है कितनी है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100%। क्वेश्चन को पहले नोट करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, नोट कर लो आप। तो यहां पर हमको कितनी एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर कितनी है, 1 मेगावाट है, और 1 ईयर तक उसके अंदर कितना यूरेनियम का फिजन होगा उसका मास पूछा है उसने। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इन 1 ईयर पूछा है, वो दिया है क्वेश्चन में, एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 ईयर इन जूल्स इज इक्वल टू पावर इन वाट, पावर दे रखी है उसने, और टाइम कितना दिया है 1 ईयर इनटू टाइम इन सेकंड लेंगे हम, पावर वॉट में लिया है क्वेश्चन में, 1 मेगावाट दिया है, मेगा को हटाएंगे तो 10⁻6 वाट इनटू टाइम इन 1 ईयर। 1 ईयर में टाइम कितना होगा सेकंड में निकाल लो, 1 ईयर बराबर होता है 1 ईयर इक्वल टू होता है मेरे बच्चे 365 डेज इक्वल टू 365 इंटू 24 आवर्स और इंटू 60 ये कन्वर्ट हो गया काय में सेकंड में, और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आता है 3.15 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड। ये बात याद कर लो, 1 ईयर इक्वल टू होता है 3.15 इंटू 10 पावर 7 सेकंड, ये नोट कर लेना बच्चों। तो पावर तो दे रखी है 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट इंटू टाइम 1 ईयर में हो गया, 1 ईयर में टाइम कितना हो गया 3.15 इंटू 10 पावर 7 सेकंड। वाट को ले सकता हूं जूल पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जूल में। 1 ईयर में
इतनी एनर्जी कंजप्शन होगा, और ये एनर्जी कंजप्शन कितने यूरेनियम न्यूक्लियाई से होगा, उनका नंबर अगर पता चल जाए तो उनका मास मैं निकाल सकता हूं आसानी से। क्लियर? तो यहां पर इतनी एनर्जी टोटल हमको चाहिए, और एक यूरेनियम न्यूक्लियाई के फिजन से कितनी एनर्जी मिल रही है। एनर्जी प्रोड्यूस बाय वन न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम 235 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाएंगे तो 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये एनर्जी एक यूरेनियम न्यूक्लियाई के फिजन से मिलने वाली एनर्जी कितनी हो गई, 3.2 इंटू 10⁻11 जूल। -11 है बच्चों, यहां से चेक कर लो ना, 2 का मल्टीप्लाई 1.6 से करोगे तो 3.2, ये 2 जीरो ये रहे, 2 पावर इसमें से कम कर दो, 10⁻11 जूल। तो एक यूरेनियम न्यूक्लियाई के फिजन से इतनी एनर्जी मिलती है, और टोटल एनर्जी इतनी चाहिए हमें, तो टोटल एनर्जी को एक यूरेनियम न्यूक्लियाई की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यूरेनियम न्यूक्लियाई फिजन निकल आएगा। द टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई फिजन पर डे, टोटल एनर्जी को हमने डिवाइड किया है एक न्यूक्लियस की एनर्जी से, तो यहां पर नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई निकल आए, फिजन इतने होंगे, तो इन न्यूक्लियाई का मास कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है उसने। एक दिन में इतने, 1 ईयर में इतने न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, तो अब इनका मास कितना होगा। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है, एवोगाड्रो नंबर यूरेनियम 235, मास नंबर दिया यूरेनियम का 235, इसका मतलब 235 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 into 10⁻23 यूरेनियम हैज मास 235 ग्राम। तो इतने न्यूक्लियाई का मास इतने ग्राम है बच्चे, कितने न्यूक्लियाई का, 6.02 into 10⁻23 यूरेनियम न्यूक्लियाई का मास कितना है, 235 ग्राम। तो 10⁻24 यूरेनियम न्यूक्लियाई का मास कितना होगा, इतने न्यूक्लियाई का मास तो इतना, तो एक न्यूक्लियाई का कितना, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दोगे तो एक न्यूक्लियाई का मास निकल आएगा, ये एक न्यूक्लियाई का मास निकल आया, चेक कर लो, इस वैल्यू को मैंने इससे डिवाइड किया है तो एक न्यूक्लियाई का मास आ गया। तो 10⁻24 न्यूक्लियाई का मास कैसे निकालोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो यहां इतने ग्राम, और इसको सॉल्व करोगे आप तो ये अमाउंट आएगा यूरेनियम का 390.4 ग्राम। चेक कर लो, सॉल्व करके देख लो, रिजल्ट यही आएगा मेरे बच्चे। क्लियर है, कर लोगे सॉल्व, बहुत अच्छा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, काम का क्वेश्चन है, आप नोट कर लें इसे, ये एग्जाम में आ चुका है ये भी क्वेश्चन। ए प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन कंबाइंड टू फॉर्म 2 लाइट फोटोन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन given that mass of proton and antiproton is 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल करके कंबाइंड हुए, और कंबाइंड होकर के दोनों का मास कन्वर्ट हो गया 2 लाइट फोटोन में, 2 लाइट फोटॉन्स में। क्लियर? तो ये पूछा है जो लाइट फोटोन जनरेट होंगे ना, उनकी वेवलेंथ क्या होगी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो रहा है आपके सामने, इसलिए आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन आप नोट करें, फिर से मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन से चले, टकरा करके दोनों का टोटल मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी स्प्लिट हुई 2 गामा फोटॉन्स में। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ गामा फोटॉन, ये पूछा है उसने। तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू टोटल मास ऑफ दीज टू, तो टोटल प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का टोटल मास किसमें कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। तो यहां पर जो एनर्जी जनरेट हुई है वो स्प्लिट हो गई 2 गामा फोटॉन्स में, ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, 2 गामा फोटॉन्स में। तो 2 इंटू एनर्जी ऑफ 1 गामा फोटॉन,
पहले तो ये समझो कि यहां पर जो डेल्टा एम लिखेंगे ना, वो क्या लिखेंगे, इस डेल्टा एम की जगह पर इस प्रोटॉन का मास प्लस इस एंटी प्रोटॉन का मास, तो इन दोनों का मास निकालकर यहां लिख दो। तो अब एक प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का मास बराबर है, तो प्रोटॉन के मास का डबल करके यहां लिखो, इसका डबल करो, इस मास का, इस वाले मास का डबल करो। इस वैल्यू में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये जो मास आया ना वो मास डिफेक्ट आ गया, और इंटू सी स्क्वायर, तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फोटोन जनरेट हुए हैं, तो 2 इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन hc अपॉन लैम्डा। मुझे लैम्डा फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो देखिएगा, इस लैम्डा को इधर ले लो, 2hc ये है, अपॉन ये वाला टर्म नीचे ले लो, तो 2 × 1.67 × 10⁻27, तो ये रहा 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ये रहा। सी यहां पर लाइट की स्पीड है मेरे बच्चे, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 1.67 × 10⁻27, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻16, और इस वाले टर्म को अगर सॉल्व करते हैं आप, तो ये एग्जैक्ट वेवलेंथ आएगी 1.32 × 10⁻15 मीटर। कैलकुलेट करके देख लो, अभी रिजल्ट यही निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लो। ये वाला नोट कर लिया ना आपने, नोट कर लिया ना क्वेश्चन, जल्दी नोट करो और उसका रिजल्ट नोट करो, सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, रिजल्ट नोट कर लो। अब बात करते हैं बच्चों हम न्यूक्लियर फिजन की, ठीक है ना, नोट करिए आप इसे भी। इन 1939 ओटो आर्नल्ड स्ट्रैसमैन found that when uranium is bombarded by neutrons, then it is split into 2 lighter fragments. The splitting of a heavy nucleus into 2 lighter fragments of nearly equal masses is called nuclear fission. In 1939 में ओटो हॉर्न एंड स्ट्रैसमैन ने यह पता किया कि यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो यूरेनियम उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके 2 नियरली सेम मास के लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, न्यूक्लियर फिजन। ठीक, जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, तो इस यूरेनियम 235 ने इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हुआ, और ये स्प्लिट हो जाता है बेरियम क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन, और एनर्जी जनरेट हुई है नियर अबाउट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कीजिए आप इसको, फिजन रिएक्शन को नोट कीजिए। यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस ने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 236 बना लिया। अब ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ये ब्रेक हो गया, 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92, और इसमें से निकले मेरे बच्चे 3 न्यूट्रॉन, और एनर्जी जनरेट हुई है कितनी, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन रिएक्शन। मिलने वाली एनर्जी याद रखना काम की चीज है, पर फिजन रिएक्शन रिलीज होने वाली एनर्जी नियर अबाउट यूरेनियम न्यूक्लियाई के पर फिजन रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी का अमाउंट लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना बच्चों, क्लियर है। अब जरा गौर से देखिए यहां पर यूरेनियम के, क्योंकि यूरेनियम पर जब नाइट्रोजन का बम्बार्डमेंट हुआ तो ये स्प्लिट हो गया बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन, और एनर्जी मिली लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कोई जरूरी नहीं होता कि यूरेनियम के फिजन से हमेशा बेरियम और क्रिप्टन ही मिले, ये बात मैंने लिख दी है। इट इज नॉट एसेंशियल दैट वी ऑलवेज गेट बेरियम एंड क्रिप्टन, ये कोई जरूरी नहीं होता
कि यूरेनियम न्यूक्लियाई के फिजन से हमेशा ही बेरियम और क्रिप्टन मिले। एक्चुअली मोर देन 120 आइसोटोप्स ऑफ नियरली 20 एलिमेंट जिनका मास नंबर 34 से लेकर के 58 तक होता है हैव बीन फाउंड। नियरली 0.1% मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। न्यूक्लियर फिजन में नियरली 0.1% मास किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट्स। जो एनर्जी मिल रही है ये वाली, इस एनर्जी का अधिकांश पार्ट जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं ना, इन फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर? द एवरेज नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स, द एवरेज नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स का मतलब जो मिल रहे होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे इस फिजन में 3 मिले थे। ये कोई जरूरी नहीं है कि यूरेनियम के फिजन से बेरियम और क्रिप्टन ही मिले और हमेशा ही 3 न्यूट्रॉन मिले, ये कोई जरूरी नहीं होता। नियरली 120 आइसोटोप्स मिल सकते हैं लगभग 20 एलिमेंट के, जिनका मास नंबर 34 से लेकर के 54 तक होता है। और न्यूक्लियर फिजन में लगभग 0.1% मास केवल 0.1% मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी का अधिकांश पार्ट जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो द एवरेज नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स जो मिल रहे हैं, न्यूट्रॉन कोई जरूरी नहीं है वो 3 ही मिले, उनकी एवरेज वैल्यू नियरली होती है कितनी? 2.47, नियरली 2.5। द प्रोडक्ट्स आर हाईली रेडियो एक्टिव। जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमको फिजन के बाद में वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं और वे अपने अंदर से बाद में भी न्यूट्रॉन निकालते रहते हैं और बाद में निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं डिलेड न्यूट्रॉन। इसीलिए लाइन लिखिए, देखिएगा, द एवरेज नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स फॉर्म इज 2.47, नियरली 2.5 एंड द प्रोडक्ट्स आर हाईली रेडियो एक्टिव एंड इमिट्स न्यूट्रॉन्स। जो प्रोडक्ट बनते हैं वे भी हाईली रेडियो एक्टिव हैं और वे भी क्या निकालते रहते हैं? बाद में न्यूट्रॉन निकालते रहते हैं। इसलिए बाद में निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को हम डिलेड न्यूट्रॉन कहते हैं। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान दें, द न्यूट्रॉन रिलीज इन द प्राइमरी रिएक्शन, द न्यूट्रॉन रिलीज इन द प्राइमरी रिएक्शन कैरी ऑन द प्रोसेस फर्दर फॉर्मिंग ए चेन रिएक्शन विद इन 10⁻⁻6 सेकेंड। प्राइमरी रिएक्शन से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वे कैरी करते हैं कौन सी रिएक्शन? चेन रिएक्शन। यही बात लिखी है मैंने यहां पर, द न्यूट्रॉन रिलीज इन द प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन से मिलने वाले जो न्यूट्रॉन हैं वो चेन रिएक्शन फॉर्म करते हैं, कैरी ऑन द प्रोसेस फर्दर फॉर्मिंग ए चेन रिएक्शन विद इन 10⁻6 सेकेंड। तो चेन रिएक्शन के लिए फॉर इट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस। चेन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली न्यूट्रॉनों की संख्या एब्जॉर्ब होने वाली न्यूट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। ऐसा तभी होगा कब? जब यूरेनियम न्यूक्लियाई का नंबर ज्यादा हो। दिस इज पॉसिबल इफ यूरेनियम न्यूक्लियस आर लार्जर इन नंबर। यूरेनियम न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे तभी प्रोड्यूस न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, किससे? एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन से। सो द मास ऑफ यूरेनियम इज मोर एंड ग्रेटर देन क्रिटिकल मास। फिर से समझिएगा, फिर से समझो बच्चे इस बात को। क्या? ध्यान दें, the neutron released in the primary reaction carry on the process further forming a chain reaction within 10⁻6 सेकेंड। और चेन रिएक्शन होने के लिए for it the number of neutrons produced should be greater than number of neutrons absorbed by the nucleus। चेन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है बजाय किसके? एब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रॉनों से। ऐसा तभी होगा, दिस इज पॉसिबल इफ यूरेनियम न्यूक्लियस
आर लार्जर इन नंबर। ऐसा तभी होगा जब यूरेनियम न्यूक्लियस ज्यादा हो। सो मास ऑफ यूरेनियम इज मोर एंड ग्रेटर देन ए क्रिटिकल मास। क्लियर? चेन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब यूरेनियम का जो मास होगा, यूरेनियम 235, यूरेनियम का जो मास होना चाहिए इक्वल टू और ग्रेटर देन क्रिटिकल मास, और यूरेनियम का क्रिटिकल मास नियर अबाउट होता है मेरे बच्चे। ये सीक्रेट वैल्यू है यूरेनियम का। यूरेनियम 235 का क्रिटिकल मास 9 kg है। ये सीक्रेट वैल्यू है, इसको गुप्त वैल्यू जिसे बोलते हैं, जिसे बताया नहीं जाता किसी को। लेकिन यूरेनियम का फिर भी, यूरेनियम 235 का क्रिटिकल मास नियर अबाउट 9 किलोग्राम है। क्लियर? क्रिटिकल मास क्या होता है? द मिनिमम मास एट विच द चेन रिएक्शन इज स्टेबलाइज्ड इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। हमारे पास जो यूरेनियम है, जो यूरेनियम हमको माइंस से मिलता है मेरे बच्चे, जो यूरेनियम हम यूज करते हैं, जो माइंस से मिलता है, नेचर में जो यूरेनियम माइंस के अंदर जो पड़ा हुआ है उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। द नेचुरल यूरेनियम हैज 2 आइसोटोप्स। 2 आइसोटोप्स हैं इसके, नोट कर लें। एक तो 92 यूरेनियम 235 और एक 92 यूरेनियम 238। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। यूरेनियम 235 बहुत कम मात्रा में मिलता है माइंस के अंदर, लगभग 0.7%, और यूरेनियम 238 99.3% मिलता है। माइंस से मिलने वाला जो यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम होता है, उसके 2 आइसोटोप्स है 235, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। 92 यूरेनियम 235 ये मिलता है लगभग 0.7% और 238 मिलता है 99.3%। ये पॉइंट भी नोट कर लेना बच्चों। द फिजन ऑफ यूरेनियम 235 जो माइंस से मिल रहा है, द फिजन ऑफ यूरेनियम 235 इज पॉसिबल इवन बाई वेरी स्लो न्यूट्रॉन। क्वेश्चन प्रॉब्लम है, नोट कर ले यहां पे से। क्या मेरे बच्चे? यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 का फिजन जो होता है स्लो न्यूट्रॉनों से होता है। द फिजन ऑफ यूरेनियम 235 इज पॉसिबल इवन बाई वेरी स्लो न्यूट्रॉन। जिन न्यूट्रॉनों की एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उन स्लो न्यूट्रॉनों को बोला जाता है मेरे बच्चे थर्मल न्यूट्रॉन। क्यों कहा जाता है थर्मल न्यूट्रॉन? क्योंकि उन न्यूट्रॉनों की एनर्जी रूम टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी के ऑर्डर की होती है। द फिजन ऑफ यूरेनियम 235 इज पॉसिबल इवन बाई वेरी स्लो न्यूट्रॉन। एनर्जी ऑफ स्लो न्यूट्रॉन इज लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स। क्यों बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन उनको? यूरेनियम 235 का जो फिजन होता है स्लो न्यूट्रॉनों से होता है, जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो, उन न्यूट्रॉनों को थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। जिन न्यूट्रॉनों से यूरेनियम 235 का फिजन होता है उनकी एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, उन न्यूट्रॉनों को बोलते हैं हम थर्मल न्यूट्रॉन। बिकॉज द एनर्जी इज ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन ए रूम। क्योंकि उन न्यूट्रॉनों की एनर्जी रूम टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के ऑर्डर की होती है, इसीलिए उन स्लो न्यूट्रॉनों को हम थर्मल न्यूट्रॉन्स कहते हैं, जिनसे यूरेनियम 235 का फिजन होता है। द फिजन ऑफ यूरेनियम 238 द फिजन ऑफ यूरेनियम 238 इज पॉसिबल ओनली वेरी हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन। यूरेनियम 238 का जो फिजन होगा उनकी एनर्जी, उन न्यूट्रॉनों की एनर्जी, हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन, उन न्यूट्रॉनों की एनर्जी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच आर नॉट अवेलेबल, जो कि हमें अवेलेबल नहीं होते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों। द फिजन ऑफ यूरेनियम 238 इज पॉसिबल ओनली very high energetic neutrons whose energy is greater than 1.2 million electron volt.
इतनी एनर्जी वाले न्यूट्रॉन हमको अवेलेबल नहीं होते, विच आर नॉट अवेलेबल। तो यूरेनियम 238 का फिजन हम कैसे कराएं? टू रिमूव दिस प्रॉब्लम वी यूज ए मॉडरेटर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। बाय डूइंग सो fission of uranium 235 is continued, but fission of uranium 238 does not take place by slow neutrons, because uranium 238 absorb slow neutron। क्लियर? नोट कर लीजिए आप इस पॉइंट को, नोट कर लिया? द थियोरेटिकल आइडियल मॉडरेटर, द थियोरेटिकली आइडियल मॉडरेटर, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों, एग्जाम में आ चुका है। द थियोरेटिकली क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये, द थियोरेटिकली आइडियल मॉडरेटर इज प्रोटॉन, द बेस्ट मॉडरेटर इन प्रैक्टिस इज हैवी वाटर D2। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। सी वाटर को भी हम मॉडरेटर की तरह यूज कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लो। थियोरेटिकली आइडियल मॉडरेटर होता है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास नियरली सेम होता है न्यूट्रॉन के, इसीलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए एक आइडियल मॉडरेटर का काम करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से टकरा करके, क्योंकि दोनों की एनर्जी नियरली सेम है, तो न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी का ज्यादातर पार्ट किसको ट्रांसफर कर देगा? प्रोटॉन को। क्लियर है? इसीलिए उसकी जो कोलिजन्स होगी कैसी होगी? इलास्टिक कोलिजन होगी। नेक्स्ट मॉडरेटर यूज करते हैं हम ग्रेफाइट, ठीक है ना? मॉडरेटर के लिए हम यूज करते हैं मेरे बच्चे हैवी वाटर और ग्रेफाइट रॉड, ठीक है ना? यस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कोलिजन बिटवीन मॉडरेटर पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स इज इलास्टिक। क्यों? क्योंकि जब मॉडरेटर पार्टिकल से न्यूट्रॉन टकराएंगे तो न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी का अधिकांश पार्ट किसको दे देंगे? मॉडरेटर पार्टिकल को दे देंगे, इसीलिए उनकी कोलिजन्स कैसी कहलाती है? इलास्टिक कहलाती है, इनकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। दैट इज वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज लूजेस, मतलब न्यूट्रॉन अपनी ज्यादातर एनर्जी किसको दे देगा? मॉडरेटर पार्टिकल को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, इसलिए कोलिजन कैसी कहलाएगी? इलास्टिक कोलिजन कहलाती है, क्योंकि यहां पर एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस नहीं होता। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अंडरलाइन कर लो और नोट कर लो इस लाइन को। नोट कर लिया मेरे बच्चे? बहुत अच्छा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है मेरे बच्चे यहां पर, 10 नियॉन 233 23 10 नियॉन 23 न्यूक्लियस डिकेज इमिटिंग बीटा पार्टिकल। नियॉन न्यूक्लियाई है और उसमें से बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है। ये कह रहा है 10 नियॉन 23 न्यूक्लियस डिकेज इमिटिंग बीटा पार्टिकल, राइट डाउन द इक्वेशन एंड फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड गिवन दैट मास ऑफ नियॉन न्यूक्लियाई। नियॉन का मास दे रखा है क्वेश्चन में एएमई में, और नियॉन से बीटा पार्टिकल निकलने के बाद बन जाएगा सोडियम न्यूक्लियाई। सोडियम का मास दे रखा है बच्चों एएमई में, और बीटा पार्टिकल का मास दिया है। तो जरा चेक करो, इक्वेशन लिखो। जब 10 नियॉन 23 इससे एक बीटा पार्टिकल इमिट होगा, तो एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट बट मास नंबर डज नॉट चेंज। तो एटॉमिक एक बीटा पार्टिकल निकला इससे, इसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा 10 से 11, और 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, मास नंबर चेंज नहीं होगा। प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के साथ एक पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, ध्यान हो तो, प्लस एनर्जी। क्लियर है? तो क्या पूछा है उसने? 10 नियॉन 23 न्यूक्लियस डिके इमिटिंग बीटा पार्टिकल, राइट डाउन द इक्वेशन एंड फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है बच्चों। तो बीटा इमिशन में मास डिफेक्ट कितना हुआ? तो थियोरेटिकल मास लो, सोडियम का मास प्लस बीटा पार्टिकल का मास, और इस मास में से नियॉन का मास सबट्रैक्ट कर दो, मास डिफेक्ट आ जाएगा। मास डिफेक्ट डेल्टा एम, सोडियम का मास प्लस बीटा पार्टिकल का मास माइनस नियॉन का मास,
सोडियम न्यूक्लियाई का मास क्वेश्चन में गिवन है, देख लो ये रहा। सोडियम का मास दिया है, बीटा पार्टिकल का मास दिया है, देखो ये है। बीटा पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल का मास ये रहा। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो एक्सपेरिमेंटल मास नियोन का, नियोन का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मास डिफेक्ट आ जाएगा बीटा डिके में। क्लियर? इस मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी जनरेट होगी? सो एनर्जी रिलीज्ड, एएमई में मास डिफेक्ट है तो 931 से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी निकल आएगी कितनी? 4.23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोस्ट ऑफ एनर्जी फ्रेगमेंट की कन्वर्ट होती है किसमें? फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी में। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज 4.23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? नोट कर लिया क्वेश्चन बच्चों? ये क्वेश्चन नोट कर लें और क्वेश्चन का रिजल्ट नोट कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके में। नोट कर लिया? बहुत अच्छा। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा एटम बम और एटॉमिक और न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक और न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसके बाद हम बात करेंगे एटम बम। एटॉमिक और न्यूक्लियर रिएक्टर, इट इज बेस्ड अपॉन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर फिजन। एटॉमिक और न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक पाइल भी बोलते हैं बच्चों इसको। इट इज बेस्ड अपॉन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्योंकि एटॉमिक रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, क्योंकि इनको यूज किया जाता है, इससे मिलने वाली एनर्जी को शांतिपूर्ण कार्यों में यूज करते हैं हम। क्लियर है? इट इज बेस्ड अपॉन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर फिजन। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज डिजाइन्ड इन 1942 इन यूएसए बाय फर्मी। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1942 में यूएसए में फर्मी नामक साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं फ्यूल, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, दोनों को नोट कर लेना। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए फ्यूल के फॉर्म में जो इस्तेमाल किए जाते हैं एलिमेंट 92 यूरेनियम 235 और 94 प्लूटोनियम 239 यूज किए जाते हैं। और उन रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर के लिए हम यूज करते हैं हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट रॉड। क्वेश्चन प्रॉब्लम आएंगी, देख लेना। और इनके लिए, क्योंकि रिएक्टर के अंदर जब एनर्जी ज्यादा जनरेट होती है और एटॉमिक रिएक्टर के ब्लास्ट होने का डर रहता है, तो उसके रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड यूज करते हैं, कैडमियम की या बोरॉन की या फिर स्टील की। कंट्रोल रॉड यूज करते हैं उसके अंदर, रिएक्टर के अंदर कैडमियम रॉड या बोरॉन रॉड या फिर स्टील रॉड कंट्रोल रॉड का काम करती है, क्योंकि कैडमियम, बोरॉन या स्टील नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ज्यादा संख्या में एब्जॉर्ब कर लेती है। ये कंट्रोल रॉड की तरह क्यों इस्तेमाल की जाती है? क्यों? बिकॉज इट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स इन लार्ज नंबर, क्योंकि कैडमियम, बोरॉन या स्टील ज्यादा संख्या में न्यूट्रॉनों को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से, फोर्थ पॉइंट देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर से हाई एनर्जेटिक रेज निकलती हैं बच्चों, जो कि वहां पर जो वर्कर्स होते हैं उनको वो नुकसान पहुंचा सकती है, कि अल्फा, बीटा, गामा रेज। और गामा रेज हाई पेनिट्रेटिंग पावर की है नहीं, तो जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो उन रेज से वर्कर्स की सेफ्टी के लिए उसकी क्या बेटा एक कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है उसके चारों ओर, जिससे उसमें से वो रेज बाहर ना आए। इसको बोलते हैं हम शील्डिंग और शील्डिंग के लिए क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसके चारों ओर लगभग 7-8 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार लगा देते हैं, और 7-8 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार में से होकर के बेटे गामा रेज बाहर नहीं आती। और जब गामा रेज उसमें से बाहर नहीं आएंगी तो अल्फा, बीटा तो वैसे भी नहीं आएंगी। तो वहां पर जो वर्कर्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए उस किसकी, न्यूक्लियर रिएक्टर की शील्डिंग की जाती है। नियर अबाउट 1.5 मीटर का मतलब 7 से 8 फीट थिक
कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है, काहे के लिए बनाई जाती है? जिससे वो वॉल गामा रेज को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और वहां पर जो काम कर रहे हैं व्यक्ति उनको वो नुकसान न पहुंचाए रेज। द रिएक्टर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो यूज किया जाता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, द न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। 1 ग्राम यूरेनियम के फिजन से उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी की लगभग 1500 टन कोल को बर्न कराने से एनर्जी मिलेगी। तो 1500 टन कोल बर्न कराएंगे तब उससे मिलने वाली एनर्जी लगभग उतनी होगी जितनी की 1 ग्राम यूरेनियम के फिजन से मिलने वाली एनर्जी। तो देखो न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर केवल और केवल 1 ग्राम यूरेनियम न्यूक्लियाई का फिजन कराएं तो वो एनर्जी लगभग उतनी होती है जितनी की 1500 टन कोल को बर्न कराने से मिलती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड, न्यूक्लियर रिएक्टर इज ऑल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट यूरेनियम 238 इंटू प्लूटोनियम 239। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों। जिन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदला जाता है उन न्यूक्लियर रिएक्टर को ब्रीडर रिएक्टर बोला जाता है बच्चों। रिएक्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट यूरेनियम 238 इनटू प्लूटोनियम 239, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्यूल का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, क्योंकि इनका फिजन फास्ट न्यूट्रॉनों से होता है, स्लो न्यूट्रॉनों को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा अमाउंट हमारे पास यूरेनियम 238 का है। इसी वजह से हम रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 238 को बदल लेते हैं किसमें, प्लूटोनियम 239 में, और इसको यूज करते हैं हम फ्यूल के लिए। ठीक है ना, प्लूटोनियम। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों इसका। रिएक्टर के अंदर रेडियो आइसोटोप्स बनाए जाते हैं, जैसे आयोडीन है, सोडियम, आयरन, कोबाल्ट, फास्फोरस एक्सेट्रा। इन रेडियो आइसोटोप्स को यूज करते हैं which are used in medicine, biology, agriculture, industries, etc. क्लियर? नोट कर लीजिए आप पहले इन्हें। नोट कर लिया मेरे बच्चे? हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे एटम बम। एटम बम, द फर्स्ट एटम बम वाज डिजाइंड बाय ई टेलर। नोट करिएगा, द फर्स्ट एटम बम was designed by E. Taylor. It is based on the uncontrolled chain reaction in the nuclear fission. Uncontrolled chain reaction होती है न्यूक्लियर फिजन में, इसमें क्योंकि विनाशकारी काम के लिए यूज करना है हमको तो एटम बम। पहला एटम बम डिजाइन किया था मेरे बच्चे ई टेलर। फादर ऑफ एटम बम इज ई टेलर। फर्स्ट एटम बम was designed by E. Taylor. It is based upon uncontrolled chain reaction in the nuclear fission. There are two process, एटम बम के अंदर 2 प्रोसेस होती है मेरे बच्चे। There are 2 process of यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, each having a mass slightly more than half the critical mass as soon as they are joined together by the explosion in TNB, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। एक्चुअल में एटम बम जब डिजाइन किया जाता है तो उसको 2 पार्ट्स में बनाते हैं, 2 चैम्बर बनाते हैं। एटम बम के 2 चैम्बर बनाते हैं। ठीक है, इसके 2 चैम्बर बनाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस तरह के 2 पार्ट बनाते हैं। एक पार्ट में जो अमाउंट है फिजनेबल मटेरियल का, जिसका फिजन होना है, वो अमाउंट क्या बेटा, उसके क्रिटिकल अमाउंट के हाफ से ज्यादा होना चाहिए। और ये दोनों पार्ट, इसमें भी क्रिटिकल अमाउंट क्रिटिकल मास के हाफ से थोड़ा ज्यादा है और इसमें भी क्रिटिकल मास के हाफ से थोड़ा ज्यादा है। और दोनों को एक यहां पर सेफ्टी वॉल लगी होती है इसके बीच में, यहां पर सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल का मतलब ये दोनों पार्ट एक दूसरे से जॉइंट ना हो जाए, क्योंकि जॉइंट हो जाएंगे तो पता चला रखे रखे एटम बम ब्लास्ट हो गए। इन दोनों पार्टों को सेपरेट रखा जाता है एक सेफ्टी दीवार के द्वारा।
और जब इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो वहां पर एक्सप्लोजनेबल मटेरियल यूज करते हैं हम, एक्सप्लोजन इन TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन के द्वारा इसका एक्सप्लोजन कराया जाता है। ठीक है ना, फिर से समझो, मैं एटम बम की बात कर रहा हूं। द फर्स्ट एटम बम वाज डिजाइन्ड बाय टेलर, इट इज बेस्ड अपॉन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर फिजन। देयर आर टू प्रोसेस ऑफ यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, दो चैम्बर इसमें बनाते हैं हम, एक चैम्बर, और उन दोनों चैम्बरों में फिजनेबल मटेरियल जो यूज करते हैं हम यूरेनियम 235 या तो या फिर प्लूटोनियम 239, दोनों अलग अलग चैम्बर यूज करते हैं और एक चैम्बर के अंदर जो अमाउंट रखते हैं उस फिजनेबल मटेरियल के क्रिटिकल मास के आधे से थोड़ा ज्यादा, और दोनों पर आधे से थोड़ा ज्यादा है, तब ज्वाइंट होंगे तो दोनों का टोटल मास क्रिटिकल मास से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? देयर आर टू प्रोसेस ऑफ यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, या तो हम एटम बम में यूरेनियम 235 मटेरियल यूज करते हैं या फिर प्लूटोनियम 239, ईच हैविंग ए मास स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ द क्रिटिकल मास। दोनों पार्ट में, दो पार्ट में एटम बम बनाया जाता है और दोनों हिस्सों में, दोनों पार्ट्स में जो मास रखा जाता है फिजनेबल मटेरियल का, उसके क्रिटिकल मास के हाफ से थोड़ा ज्यादा रखा जाता है। As soon as they are joined together by the explosion in TNB, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, और जैसे ही वो ज्वाइंट होंगे तो क्या होगा, मास एक्सीड द क्रिटिकल मास। जैसे ही वो ज्वाइंट होंगे तो दोनों का मास ज्वाइंट होकर के कितने से, क्रिटिकल मास से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? इट एक्सप्लोड विद इन 10⁻6 सेकेंड एंड प्रोड्यूस ए टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻6 डिग्री सेल्सियस। TNB के द्वारा जैसे ही एक्सप्लोजन कराएंगे हम, क्योंकि दो हिस्सों में रखा जाता है एटम बम, और दोनों पार्ट्स के बीच में एक सेफ्टी दीवार लगाते हैं, सेफ्टी वॉल, जिससे वो जॉइंट ना हो जाए। और जब भी उनको जॉइंट ब्लास्ट कराना है तो सेफ्टी वॉल को हटाओ और TNB के द्वारा दोनों को जॉइंट कर दो, और TNB के द्वारा जैसे ही वो जॉइंट होंगे दोनों पार्ट, तो दोनों का टोटल मास जो होगा क्रिटिकल मास से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे TNB के द्वारा जुड़ेंगे तो क्या होगा, मास एक्सीड द क्रिटिकल मास, दोनों का पार्ट जॉइंट होकर के टोटल मास क्रिटिकल मास से ज्यादा होगा, एंड एक्सप्लोड विद इन 10⁻6 सेकंड एंड प्रोड्यूस ए टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻6 डिग्री सेल्सियस। पहला एटम बम USA ने हिरोशिमा पर डाला था मेरे बच्चे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था, जिसमें लगभग 50,000 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद फिर जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर डाला था दूसरा एटम बम, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान पलक झपकते ही चली गई थी। ठीक है ना? नागासाकी पर जो एटम बम ड्रॉप किया था, उस एटम बम के अंदर फिजनेबल मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया था बहुत खतरनाक, कौन सा फिजनेबल मटेरियल, प्लूटोनियम यूज किया था। फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब ड्रॉप्ड एट द नागासाकी, प्लूटोनियम जिसमें यूज किया था ना, जो नागासाकी पर डाला था, वो ज्यादा खतरनाक था। हमारे इंडिया में एटम बम का जो टेस्ट हुआ था 18 मई 1974 पोखरण में टेस्ट हुआ था इंडिया में, और ये टेस्ट इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है ना बच्चों? 18 मई 1974 में पोखरण में ये टेस्ट किया गया था इंडिया के अंदर, एटम बम का, हमारी इंडिया के अंदर। ठीक है बच्चों? इस वीडियो को बच्चों 1, 2, 3 बार देख लें आप और इसको रिवाइज कर लें, तभी समझ आएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है ना मेरे बच्चे? मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं इसमें न्यूक्लियर एनर्जी के। एक टॉपिक डिस्कस किया है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, और उसके बाद मैंने एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस किया है एटम बम। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बच्चों हम लास्ट टॉपिक न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर फ्यूजन। तब तक के लिए इस वीडियो को 1, 2 बार देखें और रिवाइज कर लें।